अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आपका आज का केमिस्ट्री का टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। हम डिफाइन करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। सपोज कि हम एक लिक्विड को कूल कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती थी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फास्ट होती थी और वेपर प्रेशर जनरेट होता था, ठीक है। तो टेम्परेचर डाउन करने से इसका ऑपोजिट होगा, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्लो होगी और वेपराइजेशन बहुत कम होगी और वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, ठीक है। वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब टेम्परेचर इतना लो होगा कि लिक्विड स्टार्ट्स सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड is equal to vapor pressure of its solid state, ठीक है। वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना लो हो जाए कि वो उसकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। सॉलिड्स बहुत कम वेपराइज होते हैं, ठीक है, उनका वेपर प्रेशर बहुत लो होता है। तो लिक्विड का टेम्परेचर इतना डाउन हो जाए, वो टेम्परेचर रीच हो जाए जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल आ जाए। तो उस टाइम पे लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड फेज, ठीक है। लिक्विड स्टार्ट्स फ्रीजिंग, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट, ठीक है। एंड लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड स्टेट, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर there is an equilibrium between liquid state and solid state, ठीक है। there is an equilibrium between liquid state and solid state। 50% मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में है, 50% सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। जितने लिक्विफाई हो रहे हैं उतने सॉलिडिफाई हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसके साथ आप एग्जांपल भी दे सकते हो। वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्रीज, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, जैसे हमने गैस में पढ़ा था कि गैसेस हैव वेरी हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो ऐसे ही लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी डिफ्यूजन कर सकते हैं लेकिन स्लोअर देन गैसेस। डिफ्यूजन है क्या असल में, इट इज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग of molecules to give a homogeneous mixture, ठीक है। ठीक है, सपोज करें कि इसको समझें कि ये क्या चीज़ है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑटोमेटिक या खुद ब खुद, इट सेल्फ मिक्सिंग। अगर हमने इस बीकर में वाटर लिया था और हमने उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक डाल दिए, तो जब हमने इंक डाला और उसको स्टिर नहीं किया, हमने उसको शेक नहीं किया, ठीक है, हमने मिक्स नहीं किया उसको, तो इंक भी एक लिक्विड है, लिक्विड इंक, और वाटर भी एक लिक्विड है। तो अब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली रैंडमली मूव कर रहे हैं और इंक के मॉलिक्यूल्स भी कॉन्टिन्यूसली रैंडमली मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है कि ड्यू टू इट्स रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते 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 जब भी दो लिक्विड को मिक्स किया जाएगा तो उनके रैंडम मोशन की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स कुछ देर के बाद इक्वली मिक्स हो जाएंगे, एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। अगर 5 to 10 मिनट्स के बाद हम देखें तो ब्लू कलर इस पूरे वाटर में हमें नज़र आएगा, यानी इंक पूरे वाटर में डिफ्यूज़ हो चुकी होगी, ठीक है। तो लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है दैट लिक्विड कैन मेक होमोजेनियस मिक्सचर बाय देयर रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब डिफ्यूजन की एग्जांपल हो गई वाटर और इंक। अब हम देखते हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो टेम्परेचर है, क्योंकि डिफ्यूजन इज ड्यू टू द मोशन और टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स की मोशन को इफेक्ट करता है, तो इसलिए डिफ्यूजन को टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो
increase the temperature of liquid, it will ultimately increase the kinetic energy of molecules. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा, फिर मोशन फास्ट होगी, मोशन फास्ट होगी तो इस मोशन की वजह से ही तो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। तो जब मोशन फास्ट होगी तो होमोजेनियस मिक्सचर बहुत जल्दी बन जाएगा। इट मीन्स कि डिफ्यूजन बहुत फास्ट हुई, डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज हो गया। ठीक है, मोशन फास्ट हुई तो डिफ्यूजन रेट भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर एंड डिफ्यूजन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हम ये कह सकते हैं if we increase temperature it will ultimately increase the rate of diffusion, if we decrease the temperature it will ultimately result in the decrease in diffusion rate। ठीक है, अब इसी तरह हम देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स की मोशन को इफेक्ट करती हैं, तो फिर ये भी डिफ्यूजन की रेट को इफेक्ट करेंगी। इफ़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो इससे क्या होगा, molecules are bound, are strongly bound, strongly held। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो मॉलिक्यूल्स ने एक दूसरे को होल्ड कर रखा है, पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स बहुत स्लोली मूव कर सकेंगे। तो मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गली बाउंड विद ईच अदर। ठीक, तो फिर क्या होगा, उनकी मोशन कैसी होगी, मोशन इज़ वेरी स्लो। ठीक, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, मोशन स्लो है तो होमोजेनियस मिक्सचर बहुत देर के बाद जाके बनेगा। डिफ्यूजन होगी लेकिन बहुत स्लो डिफ्यूजन होगी। ठीक है, तो डिफ्यूजन रेट इज़ वेरी स्लो। ठीक है, अब हम देखते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स की शेप्स किस तरह की हो। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे लॉन्ग चेन्स में होते हैं। ठीक है, जैसे ये छोटे छोटे एटम्स लगे हुए हैं इनमें, सपोज छोटे छोटे एटम्स हैं, वो एटम्स लीनियरली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम्स के एक दूसरे से बॉन्डेड होने की वजह से ना, एटम्स एक दूसरे के दरमियान बॉन्ड बनने की वजह से। तो एटम्स इस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए कि एटम्स एक दूसरे से एंड टू एंड अरेंज हुए हुए हों। ठीक है, वो एक चेन की फॉर्म में आ रहे हों। तो जो चेन फॉर्म में मॉलिक्यूल होगा या फिर उसमें ब्रांचेस भी हों अगर, ठीक है, इस तरह से भी एटम्स लगे हुए हों, तो एक इरेगुलर शेप का, चेन शेप का मॉलिक्यूल जो होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटेंगल हो सकता है, जैसे थ्रेड्स इंटेंगल होती हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ इंटेंगल हो सकते हैं, वो एक दूसरे की मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन एक स्फेरिकल शेप का मॉलिक्यूल होगा, सपोज ये 2 एटम्स हैं और ये अटैच हुए हुए हैं, ये 3 एटम्स हैं और ये इस तरह से अटैच हुए हुए हैं, इनकी ओवरऑल जो शेप है दैट इज स्फेरिकल, राउंड सी, रेगुलर सी शेप है। तो रेगुलर और स्फेरिकल शेप्ड मॉलिक्यूल्स do not face this entanglement or restriction by other molecules, तो ये क्या करेंगे, they will move faster और they will diffuse faster। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है इसमें, रेगुलर शेप्ड, रेगुलर और स्मूथ शेप्ड molecules diffuse faster than the irregular shaped molecules। ठीक है, because irregular shaped molecules entangle with each other, ठीक है, विच रिस्ट्रिक्ट देयर मोशन एंड देयर डिफ्यूजन रेट इज स्लोअर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल। क्योंकि ये मोशन से रिलेटेड है तो एक स्मॉल साइज का या लाइट वेट का मॉलिक्यूल कैन ईजिली मूव, ठीक है, कैन फास्टली मूव एज कम्पेयर टू अ लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल। एक बहुत स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल हो जिसमें बहुत छोटे छोटे एटम्स हों या बहुत फ्यू नंबर ऑफ एटम्स हों। ठीक है, सपोज 2 एटम्स हों, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल 2 स्मॉल हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें शुगर मॉलिक्यूल, तो शुगर मॉलिक्यूल में 10 to 12 कार्बन एटम्स होते हैं और बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होते हैं, जैसे कि C12। ये एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, सुक्रोज मॉलिक्यूल होता है, इसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 12 कार्बन एटम्स हैं, 22 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 11 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो एक लार्ज साइज का मॉलिक्यूल होगा, जबकि हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल जो है H2 बहुत स्मॉल साइज का मॉलिक्यूल होगा। तो वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं जिनका साइज स्मॉल हो, वेट स्मॉल हो। ठीक है, लेकिन लार्ज साइज और हैवियर मॉलिक्यूल्स जो हैं they cannot easily diffuse। ठीक है,
नेक्स्ट है डेंसिटी। लिक्विड की डेंसिटी कैसे होती है? हमने देखा था कि डेंसिटी इज द रेशो बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की अगर हम डेंसिटी देख रहे हैं तो इट इज़ द रेशो ऑफ दैट सब्सटेंस, इट इज़ द रेशो बिटवीन द मास एंड वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, कि उसका कितना ग्रेटर मास है, कितना स्मॉल वॉल्यूम है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम असल में हमने देखना होता है। तो लिक्विड की डेंसिटी कैसी होगी? मैं यहाँ पे तीनों स्टेट्स ड्रॉ कर रही हूँ, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। तो हमने जैसे गैस में देखा था, गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दे ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑक्यूपाई वेरी लार्ज वॉल्यूम, तो देयर मास इज स्मॉल। ठीक है, प्लस एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स का मास स्मॉल होता है, अगर वो हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएंगे, वो एज ए गैस एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो उनका मास इटसेल्फ स्मॉल होता है और उनका दे ऑक्यूपाई वेरी लार्ज वॉल्यूम। ठीक है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई होती है कि वो एक दूसरे के करीब नहीं रह सकते, वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, ठीक, और देयर मास टू वॉल्यूम रेशियो इज ऑल्सो, यानी मैं अगर इतना सा क्यूब कंसिडर करूँ, इतना सा वॉल्यूम कंसिडर करूँ, तो सपोज इसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एज कम्पेयर टू गैस, देयर मॉलिक्यूलर मास इज रिलेटिवली हाई। ठीक है, और क्या है, मास ग्रेटर है, वॉल्यूम लेस है। और अगर मैं देखूं, क्योंकि डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास की रेशो कि वो कितने वॉल्यूम में कितना मास आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं वही पीस ऑफ वॉल्यूम में कंसिडर करूं, वही वॉल्यूम कंसिडर करूं, तो उसमें अगर गैस का एक मॉलिक्यूल आ रहा था तो लिक्विड के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उस एक वॉल्यूम में आ रहे थे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सॉलिड को देखूं तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स आर वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड, वेरी टाइटली पैक्ड, कि उनके दरमियान एयर स्पेसेस भी नहीं होती, या बहुत स्मॉल निग्लिजिबल एयर स्पेसेस होती हैं। तो अगर मैं वही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम देखूं तो उसमें सॉलिड मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और सॉलिड मॉलिक्यूल्स का मास बहुत ग्रेटर होता है, वॉल्यूम, वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत थोड़ा वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, तो देयर वॉल्यूम इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो उनकी डेंसिटी क्या होगी? गैस के लिए डेंसिटी क्या होगी? वेरी स्मॉल। लिक्विड के लिए हायर देन, लिक्विड की जो डेंसिटी है इट इज़ ग्रेटर देन गैस बट लेस देन सॉलिड। ठीक है, और सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो क्या रीज़न है इसके पीछे, लिक्विड्स की डेंसिटी क्यों गैसेस से हाई होती है? जब हमने लिक्विड गैस और गैस लिक्विड कन्वर्जन देखी थी इवेपोरेशन में, कंडेंसेशन में, तो हमने एक चीज़ की बात की थी कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इन बिटवीन दैम, जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ के रखती हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जाने देती हैं। ठीक है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। तो अब ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, यही गैस, लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी के रिस्पॉन्सिबल है। जब गैस मॉलिक्यूल्स में ये इतने करीब आ जाएं कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट होना शुरू हो जाएं तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं। ठीक है, वो गैस नहीं रहते, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर लिक्विड को सॉलिडिफाई करना है तो उनके दरमियान से और ज़्यादा उनका टेम्परेचर डाउन होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल्स करीब करीब होंगे, और फिर क्या होगा, इट विल ऑक्यूपाई लेस वॉल्यूम एंड देयर डेंसिटी विल इंक्रीज। तो ये सब किस वजह से है? डिफरेंस ऑफ डेंसिटी बिटवीन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।